एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। क्या आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इजीली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और हमारी क्लास नंबर 3 है। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं भाषा कौशल के बारे में। यानी भाषा कौशल का जो टॉपिक है, आज आपका 100% पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। क्लियर? इससे पहले जो भी मैंने क्लासेस दी हैं, सभी में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में डेमो तक दे रहे हैं, तब भी आप हमसे इजीली कनेक्ट हो सकते हैं और हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? वैसे तो अगर आप सीटेट की कर रहे हैं, तो सीटेट तो आपका इस बार जरूर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आउट हो ही जाएगा। बट आप अपनी तैयारी अच्छी करते रहिए ना। आप ये मत करिए कि फॉर्म डाल देंगे उसके बाद में हम तैयारी करेंगे, तो इजीली तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। इससे अच्छा है कि पहले से आप कंटेंट को अच्छे से रेडी करके रखिएगा। और मैंने हर वीडियो में सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चंस उठाए हुए हैं थ्योरी के साथ में। क्लियर? तो आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे हिंदी भाषा के कौशल कौन कौन से होते हैं। हम अभी डिस्कस कर रहे हैं हिंदी पेडोलॉजी। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्लियर इतनी बात? देखो, मजे से पढ़ते रहिए। सारी पीपीटी बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाई गई है। अगर आप थोड़ा सा भी एनालिसिस करोगे, तो तैयारी आपकी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगा, देखो जितना मेरे से हो पाता है, मैं उतनी कोशिश करता हूँ कि सेशन को अच्छे से कंप्लीट करूँ। बट अगर आप मैं कितना ही अच्छा पढ़ा रहा हूँ, जब तक आप खुद से पढ़ाई नहीं करेंगे ना, एक टाइम के बाद में आपको रिवाइज भी करना पड़ता है, नोट्स बनाने पड़ते हैं, तब तक तैयारी अच्छी नहीं हो सकती जब तक आप खुद से नोट्स नहीं बनाओगे। क्लियर? तो आज हम पढ़ने वाले हैं भाषाई कौशल के बारे में, कि भाषा के कौशल कौन कौन से होते हैं। और इनको सिखाने की हम आपको ट्रिक भी बताएंगे कि इनको हम लर्न कैसे कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से सेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे हैं, तो तैयारी आपकी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। चलिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाषाई कौशल के बारे में, कि भाषा के कौशल कौन कौन से होते हैं। देखो, अब आपके सामने ये भारी भरकम लिखा हुआ लग रहा होगा कि ये कैसे याद करेंगे, लेकिन ये याद करना बहुत इजी है। देखो, एक वर्ड है जिसके माध्यम से हम याद कर सकते हैं, सुबोपाली। क्या वर्ड है? सुबोपाली। सुबोपाली का मतलब क्या है? सु से सुनना, बा से बोलना, पा से पढ़ना और लिखना। यानी इस वर्ड से हम भाषा के चारों कौशलों को इजीली याद रख सकते हैं। कहीं पर भी आपको डाउट नहीं रहेगा। मतलब अगर हमको भाषा कौशल याद करने हैं, तो इस वर्ड के माध्यम से आप इजीली याद रख सकते हो कि सुवोपाली, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना जो होते हैं, ये भाषा कौशल होते हैं। और जब कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछता है आपसे, जो है ऑप्शन दे देगा और फिर कहेगा मुझे बताओ इनमें से कौन सा भाषा कौशल है। उनमें से आपको सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना मिल जाएगा। क्लियर इतनी बात? चलिए, देखो, सुनना के अंदर क्या है? श्रवण कौशल। सुनना के अंदर क्या आएगा? श्रवण कौशल, जहां पे आप सुनते हो। बोलना के अंदर क्या आएगा? मौखिक अभिव्यक्ति, जहां पे आप कुछ बोल के प्रकट करते हो, यानी मौखिक अभिव्यक्ति करते हो। पढ़ना में क्या है? पढ़ोगे क्या? वाचन कौशल है। पढ़ना कैसा कौशल है? एक वाचन कौशल है। और लिखना कैसा है? एक लिखित अभिव्यक्ति, लिख करके आप अपनी बात को प्रकट करते हो, तो वो लिखित यानी लिखना होता है। क्लियर इतनी बात? तो इसका मान लीजिए स्क्रीनशॉट, और नहीं तो आप नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि एक टाइम के बाद में आपको रिवाइज भी करना होगा। चलिए देखो, अब आपको ये तो क्लियर हो गया, यानी एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से एकदम क्लियर हो गया है कि भाषा के कौशल के बारे में बताइएगा। और ये कौन कौन से होते हैं? यानी सुनना जो है वो कैसा कौशल है? वो एक श्रवण कौशल है, जहाँ पे आप किसी भी बात को सुनते हो, एनालिसिस करते हो। बोलना के अंदर आप किसी भी बात को बोल के सामने वाले के को, मतलब किसी भी बात को दर्शाते हो कि कैसे उसकी क्या बात है, मतलब अभिव्यक्ति करते हो उस बात की। पढ़ना के अंदर क्या है? आप वाचन कौशल करते हो, है ना। लिखना के अंदर लिखित अभिव्यक्ति हो जाएगी। क्लियर? ये तो बात एकदम सिंपल है यार। अगर आप टीचर बनने की तैयारी कर रहे हो, तो इतना तो कॉमन सेंस होगा ही कि सुबोपाली के माध्यम से हम इन कौशलों को याद रख सकते हैं। अब देखो, अब इन्हीं कौशलों का क्या किया गया है, इन्होंने दो भागों में डिवाइड कर दिया है। मतलब यहाँ पे क्या किया गया है, देखो, इस स्लाइड से भी क्वेश्चन आएगा, 110% गारंटी ले रहा हूं मैं। यहां से भी आएगा कि देखो, चार कौशल मैंने अभी आपको बताए, कौन कौन से? सुनना था, फिर क्या था? बोलना था, फिर क्या था? पढ़ना। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये चार कौशल हमने अभी पढ़े। लेकिन यहां पे क्या बताया जा रहा है कि इन चारों कौशलों को क्या कर दिया, इन्होंने दो भागों में कैटेगराइज कर दिया है। क्लियर? देखो, मजे मजे में पढ़ते रहो यार, मजाक मजाक कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल सारी चीजें हैं। मतलब यहाँ पे क्या कर दिया गया, भाषा कौशलों को दो भागों में डिवाइड कर दिया। अब ग्रम्यात्मक का मतलब क्या होता है? जहां पे आप कुछ ग्रहण करते हो। मतलब यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है कि ग्रम्यात्मक कौशल का मतलब है कि जब आप किसी भी चीज को ग्रहण करते हो, जब कोई बोलता है तो आप सुनते हो, यानी सुन करके और पढ़ करके आप कुछ ग्रहण करते हो, है ना। तो ये ग्रम्यात्मक हो गया। अभिव्यक्तात्मक क्या होता है? जहां पे आप कुछ बोल के अभिव्यक्त करते हो। कैसे बोलोगे? या लिख करके। भाई, अगर अपनी बात को आपको प्रकट करना है, अगर अपनी बात का इजहार करना है, तो आप लिख करके करोगे या फिर बोल करके करोगे, तो वहां पे अभिव्यक्ति कर रहे होंगे आप, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्रम्यात्मक का मतलब क्या है? जब आप कुछ ग्रहण करते हो। और जब आप ग्रहण कैसे करोगे? जब आप सुनोगे, क्या करोगे?
सुनकर क्या आप ग्रहण करते हो? कुछ भी जब आप सुनते हो तो आप सुनने के माध्यम से आप ग्रहण करते हो, या फिर पढ़ते हो, आप क्या करते हो? पढ़ना। यानी सुनना और पढ़ना के माध्यम से आप क्या करते हो? कुछ ना कुछ ग्रहण करते हो। लेकिन जब आप बोलते हो, यानी बोलना, और बोलना के अलावा और क्या? लिखना, यानी लिख करके आप अपनी बात को अभिव्यक्त करते हो, लिखना। क्लियर इतनी बात? तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया आपसे, है ना? तो इतना एकदम सिंपल है, चारों आपको भाषा कौशल देगा एग्जाम में और आपसे बोलेगा कि मुझे बताइएगा यहाँ पे कौन सा ग्रम्यात्मक कौशल है। तो आप इजीली जा सकते हो जिन चीजों को हम ग्रहण करते हैं, चाहे वो सुन करके करें और चाहे वो पढ़ कर करें। जब अव्यक्तात्मक की बात आएगी तो आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे कि हम अपनी बात को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। तो कैसे करेंगे? या फिर बोल कर करेंगे और या फिर लिख कर करेंगे। इससे पहली वाली क्लास नंबर 1 और 2 में हमने भाषा के बारे में बताया हुआ है, पूरा सेशन आपको, कि भाषा जो है क्या है। तो भाषा देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को पढ़ जरूर लेना। क्लास नंबर 1 और 2 जो हमने दिए प्लेलिस्ट के माध्यम से वीडियो आपके साथ इजीली मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पे जाओगे तो वहां से सारे वीडियो मिल जाएंगे। पर पेडोलॉजी, हिंदी पेडोलॉजी जो है उसको हम सेकंड टाइम पढ़ा रहे हैं। एक बार हम पूरी प्लेलिस्ट के माध्यम से पढ़ा चुके हैं हिंदी पेडोलॉजी, चाहे वो सीडीपी को भी हम 2 बार प्रिपेयर करा चुके हैं, सारे सेशंस को। और कहीं पर भी आपको डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उस कमेंट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो 100% प्लान कर लेंगे। क्लियर इतनी बात? तो ये भी स्लाइड आपकी क्लियर हो गई कि ग्रम्यात्मक कौशल कौन कौन से होते हैं और अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से होते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ गया है, यहाँ से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप सीटेट को उठा के प्रीवियस से उठा के देखोगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि इस क्वेश्चन को कई बार, देखो छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे छोटी सी बात लिखी हुई है, लेकिन इससे रिलेटेड कई बार पूछा गया है पेपर में क्वेश्चन। देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहे कि भाषाई कौशलों को सीखने का सही मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा होता है। यानी यहाँ पे बोला है कि जो हमारे भाषा कौशल हैं, जो हमारे सूबों वाली हैं, इनको सीखने का मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल क्रम कौन सा होता है, ये बात हमसे पूछी गई है। और अगर आप किसी भी सेट को उठा के देखोगे तो जैसे 7 सेट बनते हैं तो किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा मिलेगा, है ना? और आपको पता है कि जब से पेपर ऑनलाइन हुआ है तब से हिंदी पेडोलॉजी को सेम इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है। तो हिंदी अगर आपने सीडीपी तैयार कर ली तो सीडीपी के साथ साथ में आपकी हिंदी इंग्लिश इजीली प्रिपेयर हो जाती है, इतनी ज्यादा ग्रामर पढ़ने की आवश्यकता है नहीं आपको, है ना? अगर आप सीटेट और यूपीटेट दे रहे हो। चलिए तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि मनोवैज्ञानिक क्रम जो है वो हमारा यही है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। कई हदों तक भाई आप कभी कभी किसी ने क्या किया होगा, आपको पहले लिखना सिखा दिया होगा, पढ़ना बाद में सिखाया, ऐसा कभी होगा। वो ऐसे क्रम, यहाँ पे क्रम की बात करी गई, यानी साइकोलॉजिकल क्रम जो है वो यही है, सुबोपाली, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अब मुझे लगता है कि इस बात में तो आपको कोई डाउट रह नहीं गया होगा, जहां तक कि मुझे लगता है। फिलहाल के लिए अगर रहेगा तो बताओ। चलो अब चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं अब इसके पीवाईक्यू क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और जरा जवाब देने की कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया से पढ़िएगा और जवाब दीजिए कि यहाँ पे कौन सा हमारा आंसर क्लियर होगा। चलिए, भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता को क्या कहेंगे। अब यहाँ पे चिंतन करने की बात आ गई, चिंता करने की बात ना आ गई भाई। चिंता और चिंतन में फर्क है। क्लियर? चिंतन का मतलब आप किसी चीज में एनालिसिस करते हो, चिंता अलग बात हो गई, आप दिमाग खराब कर रहे हो अपना फालतू का, है। तो भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता को क्या कहेंगे? क्या वो अधिभाषिक विचार विमर्श योग्यता है, ध्वन्यात्मक जागरूकता है, निपुण वक्ता है, या उद्गामी साक्षरता है? देखो आपको सिंपल पता होगा, यहाँ पे उद्गामी की कोई बात नहीं हो रही, निपुणता की कोई बात नहीं हो रही कि आपको हर काम आ गया है, आप निपुण हो गए हो। भाई हर इंसान सीखता ही रहता है, मैं भी एक लर्नर हूँ, आई एम अ लर्नर, है। तो वही बात है, मैं सीखता हूँ, सिखाता हूँ, और आपके अंदर भी यही होना चाहिए। क्लियर? ध्वन्यात्मक की कोई ध्वनि निकालने की बात थोड़ी ना हो रही कि आप स्वनिम कोई बोल रहे हो, आप कोई ध्वनि निकाल रहे हो। यहाँ पे विचार विमर्श की बात हो रही है, इजीली आप समझ सकते हो। मैंने अभी आपको बताया, जब आप चिंतन कर रहे हो यानी किसी भी चीज के पीछे एनालिसिस कर रहे हो, और बात करने की योग्यता यानी किसी भी चीज में योग्यता, यानी योग्यता हासिल करी है आपने किसी भी बात को करने की, है। आपका कम्युनिकेशन बढ़िया है, आपकी बात करने का तरीका बढ़िया है, तो आपके बातचीत करने का तरीका बढ़िया होगा, वहां पे विचार विमर्श का तरीका बढ़िया होगा। तो हम जाएंगे फर्स्ट ऑप्शन के साथ। क्लियर इतनी बात? हमारे स्क्रीनशॉट, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 को और जवाब दीजिए कि यहाँ पे क्या बात बोली जाए। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि किसी पाठ्य सामग्री, यानी पाठ्य सामग्री मतलब मटेरियल की बात हो रही है। किसी पाठ्य सामग्री यानी जो पढ़ने से रिलेटेड जो मटेरियल होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होता है, से विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से। विशिष्ट सूचना मतलब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। यहाँ पे क्या बात हो रही है? किसी पाठ्य सामग्री से विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से गहन पूर्वक या गहराई से
उस पाठ्य सामग्री को पढ़ने का कौशल बोध क्या कहलाएगा? यहाँ पे क्या बात बोली गई, बहुत इजी, जरा बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। देखो बहुत गर्मी हो रही भाई। देखो यहाँ पे बोला है कि जैसे मान लीजिए कोई टीचिंग लर्निंग मटेरियल है और उससे क्या किया जा रहा है, कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकाली जा रही है और उसको बहुत ही गहराई से पढ़ करके मतलब उसकी इंफॉर्मेशन कोई निकाली जा रही है। भाई आपको पता है, आप साइंस जब पढ़ते हो तो मालूम है कि साइंस क्या होता है, जब आप किसी भी चीज में स्पेसिफिक नॉलेज को सीखते हो, यानी विशिष्ट ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। वही बात यहाँ पे हुई, किसी भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल में कोई भी चीज है तो वहां से आपको एकदम विशिष्ट इंफॉर्मेशन जानकारी निकालनी है। तो इस कौशल को क्या कहेंगे? क्या वो निष्कर्षात्मक होता है, मूल्यांकन होता है, वैश्विक होता है, स्थानिक होता है? देखो जब भी आप क्या करते हैं, गहन पूर्वक या गहराई से किसी भी इंफॉर्मेशन को निकालते हैं, विशिष्ट इंफॉर्मेशन को निकालते हैं, तो उसको निष्कर्षात्मक क्यों बोलेंगे? मूल्यांकन थोड़ी ना आप कर रहे हैं, वैश्विक थोड़ी ना कर रहे हैं। यहाँ पे आप स्थानीय, ये एक हमारा ऑप्शन नंबर 4 है जो एकदम क्लियर है। जब भी आप किसी स्पेसिफिक यानी विशिष्ट इंफॉर्मेशन को निकालते हो तो हम जाएंगे स्थानीय के साथ में, है ना। हम एकदम करेक्ट जो है इंफॉर्मेशन, एकदम विशिष्ट इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं स्थानीय, यानी स्टेबल है बहुत, है ना, जो इंफॉर्मेशन है। क्लियर? चलिए हमारी स्क्रीनशॉट। और फिलहाल के लिए देखो डाउट तो आपका रहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे ऑफिशियल आंसर किए, मैं अपने पास से कुछ भी नहीं बता रहा हूं आपको, है ना। अगर फिर भी आपको डाउट रह गया तो उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट स्लाइड में उठा लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। बस आप कमेंट करिए। देखो फालतू के लोग तो आते रहते हैं, जब तक मैं उन लोगों के लिए काम कर रहा हूं जो पढ़ते हैं, समझते हैं, और मैं आपकी पूरी बातें सुनने की कोशिश करता हूं कि आप क्या कहेंगे, कहां पे आपको समझ नहीं आया, है ना। बाकी लोग तो दुनिया भर की बातें, आप बेटा क्यों बोलते हो, बाल बड़े हैं, ये बड़ा है, वो बड़ा, यार क्या भाई है इस दुनिया में। अब तो मुझे सच में लगने लगा है कि यार 99% लोग यहाँ पे निगेटिविटी वाले भरे पड़े हैं, कि कोई इंसान अगर कोई काम कर रहा है तो उसको बोलेंगे तेरे खानदान में तो किसी किया नहीं, तू कैसे करेगा। ऐसे ही लोग मिलेंगे। तो इसलिए कहता हूं मैं कि अपने आसपास 2-4 लोग पॉजिटिव लोग बना के रखो, बाकी भाड़ में जाओ, कोई मतलब नहीं होना चाहिए किसी से भी, है ना। क्योंकि यहाँ पे हर इंसान वो बैठा हुआ है जो आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। जब आप सक्सेस हो जाओगे तब बोलेंगे यार मैं तो तेरे साथ था, ऐसे बोलने वाले लोग हैं। चलिए पढ़िए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है आप हिंदी भाषी शिक्षक हैं, मतलब आप एक लैंग्वेज टीचर हैं, आप एक हिंदी भाषा के टीचर हैं, लेकिन आपको पंजाब के एक प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त किया गया। मतलब आप सीटेट दे रहे हो, यूपी दे रहे हो, तो आपको कहीं भी सीटेट दे रहे हो तो आपको ऑब्वियसली पेपर 1 पेपर 2 दे रहे हो तो आपको कहीं भी जाना पड़ सकता है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपको पंजाब के एक प्राथमिक विद्यालय में आपका नियुक्ति हुई, मतलब आपकी जॉब जो है पंजाब के एक कस्बे में लग गई है किसी में। तो चूंकि आप उस क्षेत्र की स्थानीय भाषा नहीं जानते हैं, इसलिए आपको क्या करना चाहिए बताओ। भाई आपको पता है, आपको ये भी पता है कि जो हमारी न्यू एजुकेशन एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, उसने भी कहा है कि जो बच्चा होता है, बच्चे को हो सके तो क्लास 5th तक या फिर इससे भी आगे क्लास 8th तक उसकी मातृभाषा में ही सिखाओ। मतलब जहां उसकी घर की लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में जो आप सिखाओगे तो बच्चा जल्दी सीख जाएगा चीजों को, है ना। तो ये बात एनईपी ने भी बोला है 2020 सन 2020, यानी जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी निकली थी, इसने भी बताया हुआ है, इसमें भी यही बात बोली गई थी कि क्लास 5th तक या क्लास 8 तक हमको क्या करना है, बच्चे की मातृभाषा में बात करनी है, बच्चे की मातृभाषा में ही उसको हमें सिखाना है। तो बच्चा जल्दी सीख पाएगा, किसी भी लैंग्वेज को जल्दी एक्वायर कर पाएगा, है ना। चलिए यहाँ पे लिखा, तो आप हिंदी टीचर हैं तो वहां पे आप क्या करोगे, यानी आपकी नियुक्ति पंजाब के किसी कॉलेज में हो गई है, अंग्रेजी में संवाद करना चाहिए। भाई अंग्रेजी में संवाद क्यों करोगे, जब पंजाब में गए हो तो पंजाबी उनकी मातृभाषा होगी, तो पंजाबी में करोगे, अंग्रेजी में क्यों करोगे। समुदाय को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित करना। भाई आप गए हो हिंदी सीखकर, वहां के लोगों की मातृभाषा पंजाबी है, तो आप हिंदी सीखने पे प्रेशर क्यों करोगे उन पे, हैं। तुरंत हिंदी भाषा क्षेत्र में स्थानांतरण करने के लिए आवेदन चाहिए, मतलब तुरंत वहां के लोगों से, मतलब आप अपना जो है ट्रांसफर करवाने के लिए कहो कि भाई मैं यहाँ पे झेल नहीं पाऊंगा, मेरे से ये नहीं हो पाएगा, मेरा ट्रांसफर कर दिया जाए किसी हिंदी कॉलेज में, है। आप ऐसे कहोगे, आपको भागना नहीं है किसी भी चीज से। तो आपके पास आंसर क्या होगा, बच्चे की भाषा को संसाधन के रूप में उपयोग करना चाहिए और पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। मतलब क्या करना है, आपको बच्चे की जो लैंग्वेज है उसी के लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, एक संसाधन के रूप में, एक मतलब एक माध्यम के रूप से। हो सके तो जल्दी जल्दी आप सीख जाओगे, क्योंकि हमें मालूम है जिस जगह पे हम रहते हैं उस जगह के प्रति हम 2-3 दिन 10 दिन के अंदर अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, है ना। क्योंकि अनुकूलन जो है बहुत ही निश्चित होता है। अगर आप कहीं किसी भी जगह पे जा रहे हो तो 4 दिन 10 दिन के अंदर आपको वहां पे अच्छा लगने लगेगा, आप वहां की लैंग्वेज, वहां की जगह में अपने आप को समाहित कर लोगे, है ना। तो आप उनकी भाषा को जो है एक संसाधन के रूप में प्रयोग करना सीखिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, जल्दी आप अच्छे टीचर बन जाओगे वहां के भी। क्लियर? आपको भागना नहीं है सिचुएशन से। तो हमारा 4th ऑप्शन जो एकदम क्लियर हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 4th पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर 4 था, सॉरी। चलिए 3rd क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा।
देखो अगर आप थोड़ी सी भी बुद्धि लगाओगे यार तो समझ में आ ही जाएगा। और अगर आपको ये लग रहा हो यहाँ पे कि ये सारे क्वेश्चन तो बहुत ईजी, मैं वहां पे इजीली कर लूंगा, ये सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए आप कर पा रहे हो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वहां पे आपका दिमाग इस तरीके से नहीं चलने वाला, क्योंकि मैं देख चुका हूँ। चलिए पढ़िए क्वेश्चन को, फिर बताइए यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है। देखो क्या लिखा हुआ है, भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब, देखो पहली बात तो बात करें कि अर्जन क्या होता है और अधिगम क्या होता है। कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ अपने सेशन में, अर्जन और अधिगम पे भी मैंने क्लासेस दे रखी हैं कि अधिगम और अर्जन होता क्या है। देखो अगर बात करें हम अर्जन की, तो अर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया, कैसी प्रक्रिया है, स्वाभाविक, यानी जब आप अपने समाज में अपने इन्वायरमेंट में रहकर सीखते हो कुछ ना कुछ, यानी बिना रूल रेगुलेशन के जब आप सीखते हो तो वो अर्जन होता है। लेकिन जब आप किसी नियम कानून को पढ़ते हो तो वो होता है अधिगम। मतलब किसी भी चीज को सीखने के लिए अगर आप नियम पढ़ रहे हो, रूल पढ़ रहे हो, रेगुलेशंस पढ़ रहे हो तो वो अधिगम होता है। लेकिन अगर आप अपने समाज में रहकर कुछ ना कुछ सीखते हो तो वो अर्जन होता है। तो भाषा अर्जन कब घटित होगा, बच्चों को पठन के अवसर, बच्चों को पढ़ा पढ़ा के पढ़ने के अवसर दोगे तो वहां पे अर्जन होगा क्या, वहां पे आप रूल पढ़ाओगे तो अधिगम हो जाएगा ना। बच्चों को भाषा का परिवेश, एक्सपोजर दिया जाए, बच्चों को व्याकरण के, अरे व्याकरण के नियम नहीं आपको सिखाने हैं, बच्चों को अनुवाद करने का ऐसा कुछ नहीं यार, मैं आपको सिंपल बोल चुका हूं, जब भी व्याकरण की बात है आपको नहीं जाना है, क्योंकि आपको व्याकरण पढ़नी नहीं है। यहाँ पे वो ग्रामर आती है जो आपने 6-7 में पढ़ी होगी बहुत ही इजी तरीके से, है ना, कोई टिपिकल नहीं होती, बहुत सिंपल है, कहना तो मैं ही दे दूं क्लासेस। बच्चों को भाषा का परिवेश, सिंपल बात है, यहाँ पे परिवेश की बात करी जा रही है। अगर आपको जैसा इन्वायरमेंट मिला है आप उस अकॉर्डिंग ही काम करते हो। क्लियर, यहाँ पे हम जाएंगे सेकंड ऑप्शन के साथ में, क्योंकि भाषा अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, आप अपने समाज में रहकर चीजों को सीखते हो बिना रूल और रेगुलेशन के। क्लियर इतनी बात, चलिए समझ में आई होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 5 को, लिखा हुआ है, जब हम यह कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक है तो इसका तात्पर्य क्या। देखो यादृच्छिक वर्ड आ गई, कई बार पेपर में पूछा गया है, 100 टाइम पूछा गया होगा। यादृच्छिक यानी भाषा जो है वो एक स्वतंत्र रूप से होती है, यानी उसका किसी से कोई संबंध नहीं होता, ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। लिखा हुआ है कि हम यहाँ जब हम यह कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक है, मतलब एक स्वतंत्र है, तो इसका क्या तात्पर्य है, क्या इसका मीनिंग क्या होगा। भाषा के दो शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं है। मे भी ठीक है, देख सकते हैं, भाषा पहले से निर्धारित सिद्धांतों का पालन करती है, ऐसा नहीं होता, पहले से सिद्धांत जो बने हुए हैं उन्हीं का पालन करेगा, ऐसा कुछ थोड़ी ना होता है, नए नए तथ्य भी बनते हैं। भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच अंतर्निहित संबंध है, शब्दों और अर्थों के बीच अंतर्निहित संबंध नहीं होता। शब्दों और उनके अर्थों के बीच संबंध किसी ठोस कारण पर आधारित है, ना कि बस यूं ही, ऐसा नहीं है। देखो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ है कि भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं है। देखो यहाँ पे क्या बात बोली, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मैं भी एक बार कंफ्यूज हुआ जब मैंने इसकी ऑफिशियल आंसर की देखी और इस आंसर को क्लिक किया गया है तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो भाषा के शब्द हैं, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे पेपर बढ़ता है, मतलब आपको पता है सीटेट जब से चल रहा है सिलेबस तब से चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस सेम वही है। तो आपको ये पता है कि जब से पेपर मतलब सिलेबस तो चेंज नहीं हुआ, तो इन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन का पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट कर दिया इन्होंने, है ना। जब क्वेश्चन में डिफरेंट कर दिया तो इन्होंने नए नए वर्ड भी लाए हैं इसमें, तो वहां पे क्या है, मतलब उसी रूप को इन्होंने संशोधित कर दिया है। मतलब जब भी आप देखोगे, जैसे पहले बोलते थे वेरी गुड, लेकिन अभी क्या है, ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंग, फैबुलस, ऐसे बोलते हैं ना, तो अभी क्या मतलब उन्हीं वर्डों को थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा बना दिया गया है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि भाषा के शब्द जो है वो बदलते रहते हैं, यहाँ पे ये मतलब है इस चीज का, मतलब उनके शब्द जो हैं वो उनके अर्थ भी बदलते रहते हैं, कोई उसका निश्चित नहीं है कि इस शब्द का यही अर्थ रहेगा, है ना, 50 अर्थ हो सकते हैं, एक वर्ड के कई मीनिंग हो सकते हैं यहाँ पे। क्लियर, तो हम जाएंगे फर्स्ट के साथ में। चलिए अब हर टीचर इसको अलग अलग तरीके से बताता है, अब मैं वो तो नहीं कहूंगा कि मैं हर टीचर के जैसे या अपना अपना नजरिया है देखने का, जैसे लोग समझा पाते हैं वैसे आपको समझाते हैं। वैसे हर टीचर प्रयास करता है कि आपको समझ में आ जाए सारी बातें, कोई भी नहीं चाहेगा कि हमसे मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बच्चे को समझ में ना आए। वैसे आप तो भाई हो, क्योंकि मैंने पिछली वीडियोस में बेटा बोल दिया था, तो कुछ लोगों को लगा था बेटा बेटा मत बोलिएगा, जो है अच्छा ही लगता, तो फिर मैं बेटा कहना मैंने छोड़ ही दिया है। जहाँ तक ही हो गया, मैं एक स्कूल में टीचर हूँ तो मेरे मुंह से निकल जाता था। चलिए, लिखा हुआ है कि एक भाषा अध्यापक को चाहिए, यानी एक लैंग्वेज टीचर है, एक भाषा अध्यापक को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों को स्वच्छंद लेखन के लिए प्रोत्साहित करे, यानी स्वतंत्र रूप से उन्हें लेख लिखने के लिए प्रोत्साहित करे। एक लैंग्वेज टीचर जो है उसे क्या करना है, वो क्या कर रहा है, बच्चों को लेख देना चाहिए
और उसको स्वच्छंद लेके यानी स्वतंत्र पूर्वक यानी उस पर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से उनको लिखने के लिए बोलना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। क्योंकि स्वच्छंद लेखन का शिक्षार्थियों के लिए लाभ क्या होता है ये बोला गया, यानी बच्चा अगर फ्री माइंड से स्वतंत्र रूप से लेख को लिखेगा तो उसके लिए क्या लाभ होगा, ये इस बात से क्या प्रोत्साहन मिलता है ये आपको बताना है। लिखा हुआ शिक्षार्थी ये महसूस नहीं करते हैं कि उन्हें कुछ अधिक या एकदम सटीक लिखना है। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? शिक्षार्थी अपनी प्रथम भाषा के लिखित स्वरूप के 5 गुणधर्म समावेशित कर सकते हैं, ये क्या बात हुई? शिक्षार्थी विद्यार्थियों को प्रवाह के साथ रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित, बिल्कुल सही। में भी शिक्षार्थी लिखने या ना लिखने के लिए स्वतंत्र है, ऐसा क्यों है? लिखने के लिए बोल रहा है टीचर, लिखने के लिए ना क्यों प्रोत्साहित होगा, ये तो गलत हो गया यहाँ पे। और शिक्षार्थी ये महसूस नहीं करते हैं कि उनके लिए सटीक क्यों। भाई यहाँ पे क्या बात, देखो एक ही ऑप्शन हमारे पास एकदम बेटर लिखा हुआ है कि यह शिक्षार्थियों को प्रवाह के साथ, मतलब जब आप उनको फ्री माइंड से लिखने के लिए बोलोगे तो बच्चा अपना दिमाग लगा के, क्योंकि प्याजे ने बोला है, प्याजे जो हमारे रचनाकार साइंटिस्ट हुए हैं, इन्होंने बोला है कि बच्चा जो होता है वो एक नन्हा साइंटिस्ट होता है। नन्हा क्या होता है? बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है, यानी वो खुद से अन्वेषण करता है ना। तो बच्चा प्रवाह के साथ में जब आप उसको अवसर दोगे, है ना, जब उसको आप बोलने के मौके दोगे, लिखने के मौके दोगे, तो बच्चा अपनी एबिलिटी को जान पाएगा कि वो किस पानी में, कितने पानी में, कितनी हदों तक वो उसका आकलन कर पाओगे आप भी, है ना। तो वो प्रवाह के साथ रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है ना। तो यही हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है। और रचनात्मक आ गया तो ऑब्वियसली एक्टिव है यहाँ पे, है, क्योंकि जहां पे बच्चा एक्टिव हो आपको उसी ऑप्शन के साथ में जाना है, ऑप्शन कभी गड़बड़ होगा ही नहीं आपका। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। देखो पढ़ो जरा फटाक से। लिखा हुआ निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब देखो यहाँ पे असर्शन और रीजन का क्वेश्चन आ गया है। ऐसे क्वेश्चन पहले नहीं आते थे लेकिन अब ये आने लगे हैं। असर्शन पहले आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और उसका एक तर्क दिया जाएगा, फिर कहेगा मुझे ये बताओ कि दोनों एक दूसरे के लिए सही है या फिर ए सही है या फिर आर सही है, ये बताइए, फिर दोनों गलत हैं, ये पूछा गया है। देखो स्टेटमेंट में क्या बोला गया, भाषा अध्यापक द्वारा क्या लिखा हुआ, व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार करनी चाहिए। भाषा अध्यापक यानी लैंग्वेज टीचर जो है उसके द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए। भाई आपको पता है, देखो ये पॉइंट एकदम सही है। आज की टीचिंग को अगर ले लीजिए, किसी भी स्कूल में जब जाओगे तो टीचर को बोला जाता है पहले क्लास में जाने से पहले आप अपना लेसन प्लान बनाइए कि आपको पढ़ाना क्या है ना। तो ये टीचिंग जो आपको लेसन प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ाना पड़ता है, तो हम समझ पाते हैं कि ये दायरे के बाद में हम ये पढ़ाएंगे और इसके बाद हम ये पढ़ाएंगे। कितना भी बड़ा लेक्चरार हो वो एक बार जो है देख के ही जाता है कि आज हमको ये पढ़ाना है, तो वही आपको रूपरेखा तो बनानी ही पड़ती है कि आज क्लास में हमें ये डिस्कस करना है। तो मे बी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। क्लियर। अब लिखा हुआ है नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थियों में विविधता आती, बिल्कुल सही बात है। जब आप नई नई लैंग्वेज को सीखते हो, मान लीजिए आपको हिंदी आती है, आपने पंजाबी, आपने कनाडा की लैंग्वेज को सीखा, आपने हरियाणवी सीख ली है, तो जब आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज को सीखते हो तो आप में विविधता आएगी। विविधता का मतलब होता है विभिन्नता, यानी कई प्रकार की लैंग्वेज को सीखोगे तो आपके अंदर वर्ड कई प्रकार के आ जाएंगे, है ना। तो आप कई चीजों को समझ जाओगे, वहां से कई प्रकार की लैंग्वेज को बोलना सीख जाओगे, तो विविधता तो आएगी आएगी मे बी। लेकिन अब आप ये बताओ, देखो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई इसकी बात नहीं हो रही, मतलब इस स्टेटमेंट में ऑप्शन नंबर ए का कोई रुझान नहीं लग रहा मुझे। यहाँ पे ये अलग बात कह रहा है नई भाषाओं के लिए और यहाँ पे कोई अलग बात हो रही है, यहाँ पे योजना की बात हो रही है। तो सही तो दोनों है लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है ए का। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है, नहीं ये तो गलत हो गया। ए और आर दोनों सही है परंतु ए आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन के साथ में हम जाएंगे कि दोनों सही तो हैं पर जो है व्याख्या नहीं कर रहा है सेकंड वाला ए की, इसलिए हम जाएंगे किसके साथ में, सेकंड ऑप्शन के साथ में। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है। चलिए पढ़िए फटाक से, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए और बताइए कि यहाँ पे कौन सा हमारा ऑप्शन जो है एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए देखो लिखा हुआ है भाषा अध्यापक हो, देखो अभी चैप्टर हमारा भाषा ही चल रहा है, इतना समझ लीजिए, क्योंकि अभी जो हमारी क्लास नंबर 4 आएगी उसमें भी हम भाषा को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम पहले भाषाई परिवेश को पूरा सीख जाते हैं, क्योंकि हमें हिंदी पेडोलॉजी डिस्कस करनी है ना, इसलिए हम पहले भाषा को खत्म करते हैं पूरा जड़ से। देखो लिखा हुआ है भाषा अध्यापक होने के नाते, यानी आप एक लैंग्वेज टीचर होने के रिश्ते से भाषा शिक्षण अधिगम के बारे में आपका क्या मत है। मतलब आप एक लैंग्वेज के टीचर हैं और अधिगम के बारे में, मैंने अधिगम के बारे में अभी आपको बताया था, जहां पे आप रूल रेगुलेशन पढ़ के किसी भी चीज को सीखते हैं तो वो अधिगम होता है, यानी वो लर्निंग होती है। क्या होती है, लर्निंग होती है। और लर्निंग के बारे में आप एक लैंग्वेज टीचर हैं तो आप मुझे बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट होगा। लिखा हुआ है भाषा अधिगम में विविध, क्या लिखा हुआ है, विधिगम्य योग्यताएं, कॉग्निटिव एबिलिटीज उत्पादक कौशल से पहले आती हैं। श्रवण के द्वारा अर्जित कौशल एक दूसरे
कौंसलों में स्थानांतरित होते हैं। देखो यहाँ पे आपको एक बात बोल दी गई है कि जो हमारे भाषा कौंसल होते हैं, जो हमने अभी आपको सिखाए थे सूबोपाली के बारे में, वो चारों भाषा कौंसल आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं कि अगर आप सुनते हो तो आप बोलते हो, वही चीजें आप लिखते हो ना, तो ये चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो ये भी सही है। भाषा शिक्षणों में अर्थ प्रेर बल देना चाहिए, ना कि नियमों पर। ठीक है, भाषा शिक्षण पर्यावरणीय प्रभावों से मुक्त होना चाहिए। देखो ये बात एकदम गलत बोल दी गई है कि भाषा शिक्षण जो है वो पर्यावरणीय प्रभावों से बिल्कुल मुक्त होना चाहिए, यानी पर्यावरण का उसमें कोई रोल ही नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारे विकास में, देखो अगर हम डेवलपमेंट की अपने बात करें तो विकास में इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का बहुत बड़ा रोल होता है ना, तो हम वातावरण को तो छोड़ ही नहीं सकते, तो ये तो गलत हो गया। भाषा शिक्षण में हमको अर्थ पे जोर देना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पे नियमों पे जोर नहीं बल्कि अर्थ पे जोर देना है, तो ये भी ठीक है। श्रवण के द्वारा अर्जित कौशल आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, ये भी सही है। भाषा अधिगम में कॉग्निटिव एबिलिटीज उत्पादक कौशल से पहले आती है, ठीक बात है, ये भी उत्पादक कौशल जो थे अभिव्यक्तात्मक कौशल को उत्पादक बोलते थे, जहां पे आप लिख करके और क्या लिखते थे। देखो सुबोपाली था लिखना, लिख करके आप किसी चीज को प्रकट करते हो ना, और क्या बोल करके भी आप प्रकट करते हो, तो ये उत्पादक कौशल होगा यहाँ पे। तो हम जाएंगे ए बी और सी के साथ में, हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो एकदम क्लियर हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो है वो एकदम सही है। हमसे क्या पूछा गया था, यही पूछा गया था जो सही है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे और समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है। चलिए देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका तो आप जवाब दे ही दोगे मुझे लगता है, बहुत इजी तरीके से लिखा हुआ है। एक शिक्षिका, एक टीचर की बात हो रही है यहाँ पे। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में समूह चर्चा और साथियों के साथ बातचीत को बढ़ावा देती है। मतलब एक टीचर जो है वो क्लासरूम में क्या करी, डिस्कशन करा रही है, आपस में कोलैबोरेट करा रही है ना। तो वह वर्तनी या उच्चारण की त्रुटियों को सुधारने की जहमत नहीं उठाती है, वह अपनी कक्षा में दृष्टिकोण का उपयोग कर रही है। यानी यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है कि एक टीचर जो है वो क्लास में क्या हो रहा है, कर रही है, आपस में कोलैबोरेटिव डिस्कशन करा रही है। क्लियर यहाँ पे? तो आप ये बताओ यहाँ पे कौन सा उपागम का यूज कर रही है, कौन सा वो उपागम है, उसके बारे में बात हुई। क्या वो संरचनात्मक है, क्या वो रचनावादी है, या फिर परंपरक है, या फिर क्या लिखा हुआ है एक्लेक्टिक है, क्या हुआ क्या लिखा हुआ है एक्लेक्टिक। क्लियर? तो यहाँ पे संरचनात्मक की तो बात नहीं करेगी, रचनावाद की बात नहीं करेगी, पारंपरिक की बात करेगी। बताओ किसकी बात है यहाँ पे? भाई आपको पता है कि जो वैगोत्स्की है या प्याजे हैं तो ये रचनाकार है ना, ये क्या है, रचनाकार है। तो यहाँ पे संरचनात्मक, देखो यहाँ पे संरचनात्मक की बात नहीं होगी, पारंपरिक की कोई बात नहीं हो रही, और एक्लेक्टिक की कोई बात नहीं हो रही, यहाँ पे रचनावादी की बात हो रही, जहाँ पे ग्रुप में डिस्कशन हो रहा हो, कोलैबोरेट हो रहा हो, आपस में सहयोगात्मक अधिगम हो रहा हो, तो आप रचनावाद के साथ में ही जाओगे। ठीक है, सहयोगात्मक अधिगम जहाँ पे हो, जहाँ पे कोलैबोरेटिव लर्निंग हो, आपस में लोग डिस्कस कर रहे हो, तो वहां पे आप क्या करोगे, आप रचनावादी के साथ में जाओगे। क्लियर? चलते हैं अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 पे, और ओवरऑल आज हम कुछ 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज्यादा बड़ा सेशन हम नहीं करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप भी बोर हो जाओ और मैं भी बोर हो जाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। आप छोटे छोटे सेशन, मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, अगर जितने वीडियो दे दिए हैं उतने ही आपने पढ़ लिए तो सीटेट आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। लिखा हुआ है अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाने के बाद रेखा उन्हें फ्लैश कार्ड देती है। देखो फ्लैश कार्ड का मतलब होता है क्रम में लगाने के लिए बोलती है। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पे बोला जा रहा है कि बच्चे जो अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाने के बाद, मतलब कोई कहानी सुनाई गई है, तो जब आप कहानी सुनाने के बाद में शिक्षिका कहती है या कोई कहता है कि उनको फ्लैश कार्ड यानी क्रम में लगाओ, सारे जो डायलॉग थे उनको क्रम में लगाना है आपको, तो क्रम में वह विद्यार्थियों से कहती है कि इन्हें कहानी के क्रम में व्यवस्थित करो। रेखा उनके किस कौशल का आकलन कर रही है? अब आप मुझे बताओ, जब आपने कहानी को ध्यान से सुना होगा, मतलब जब आपको कहानी के हर एक डायलॉग को क्रम में लगाना है, तो जब आपने कहानी सुनी होगी तभी तो आप क्रम में लगा पाओगे। भाई कोई कहानी, कोई बात आपने सुनी होगी तभी तो आप उसको बता पाओगे। आप मूवी देखते हो, आप बताते हो कि ये एक्शन हीरो ने उसको बाद में मारा, या बाद में हीरो हीरोइन आपस में मिल गए, या पहले मिल गए, है ना। ये बातें तब आप करते हो जब आपने पूरी मूवी देखी होती है ना। तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है, जब आपने कहानी को सुना होगा अच्छे तरीके से, तो आप फ्लैश कार्ड में यानी हर एक डायलॉग को क्रम में लगा लोगे। तो यहाँ पे क्या पढ़ के लगाओगे, श्रवण करके, वाचन के साकार, कल्पना करके नहीं, कल्पना करके नहीं, वाचन करके नहीं। जब आप कहानी को आपने सुना होगा तो आप इजीली जो है फ्लैश कार्ड को क्रम में सारे को आसानी से लगा पाओगे। यानी आपको पता होगा भाई इस डायलॉग के बाद में ये आया था, कहानी में ये चीज होनी चाहिए के बाद ये हुआ था, कहानी में ये हीरो के बाद इसने इसमें इसको मारा था। तो जब आप सुनोगे तो आप कर पाओगे इजीली, है ना। चलिए, आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं
ओवरऑल हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किया, आउट ऑफ 10 आपने कितने सही किए वो आप मुझे कमेंट में जरूर बता के जाइएगा, और कहाँ पे आपको डाउट रह गया वो भी मुझे बता के जाइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही प्लान करें। 110% अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हो, और आउट ऑफ 10 आपने कितने सही किए वो बता दीजिएगा। लाइक शेयर तो कर ही दोगे यार मेरे, ठीक है। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक सीटेट है, यूपी टेट है, रीट है, केवीएस है, तो इनके लिए आप हमसे इजीली कनेक्ट हो सकते हो, हम आपकी सारी बातें सुनने की कोशिश करेंगे, गारंटी ले रहा हूं मैं आपसे। क्लियर इतनी बात? तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू।